हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर 5 बायो, जो कि हम लास्ट टाइम स्टार्ट कर रहे थे और हम इसकी दो पार्ट कर चुके हैं। आज हमारा थर्ड पार्ट है और हमने लास्ट में पढ़ा था, लास्ट क्लास में, कि जो सेल है वो किस तरीके से कितने और कंपोनेंट से मिलकर बना है। ठीक है, तो मेन कंपोनेंट हमने देखे थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। तो फर्स्ट जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो डिस्कस कर लिया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जिसे सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, वो कैसे काम करती है। उसके अलावा ऑस्मोसिस और डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न किस तरीके से वर्क करते हैं। और ये देखा था कि किस तरीके से जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है उसमें किस तरीके से जो रेजिन है या फिर आप ले कह सकते हो कोई भी ड्राई फ्रूट्स हैं, अगर हम उनको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो क्या होता है। जैसे कि रेजिन था, ये फूल जाते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, और जब हम इन्हें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो ये जो रेजिन्स हैं फूले हुए, वो क्या हो जाते हैं, फिर से श्रिंक हो जाते हैं। क्योंकि होता क्या है, ये सॉल्यूशन जो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा कंसनट्रेटेड है, और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है तो क्या होगा, जो ये इसकी जो मूवमेंट होगी मॉलिक्यूल्स की, वो कहाँ से कहाँ मूव करेगी, अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगी। ठीक है, इस मेम्ब्रेन से, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इस रेजिन के अंदर का सारा जो मॉलिक्यूल्स था, लिक्विड मॉलिक्यूल कह लो या वाटर मॉलिक्यूल, वो क्या हो गए, सारे के सारे बाहर आ गए, जिसके कारण क्या हुआ, वो रेजिन्स फिर से श्रिंक हो गई। ठीक है, और अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ रहे हैं उसका सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है। सेल वॉल जो होती है, जैसे सेल और वॉल यानी कि दीवार कह सकते हैं, जिसे कोशिका की दीवार जिसे कहा जाता है। दीवार का मतलब क्या है कि किसी प्रोटेक्शन, घर के चारों तरफ से जो दीवार बनी होती है वो प्रोटेक्शन के लिए होती है, घर को प्रोटेक्ट करने के लिए, घर के अंदर की चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी जो सेल वॉल है वो भी यही काम कर रही है, एज अ सपोर्ट और प्रोटेक्शन का काम कर रही है। तो देख लेते हैं ये क्या होता है। ये सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल हैव एडिशनल कवरिंग कॉल्ड सेल वॉल। जो प्लांट सेल होती है उसमें एडिशनल कवरिंग होती है, क्योंकि ये प्लांट में ही होती है, एनिमल में नहीं होती है, इसीलिए क्या है, एडिशनल है। क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हमने पढ़ा था लास्ट में, वो तो एनिमल में भी होती है और प्लांट में भी, सारे ऑर्गेनिज्म में होती है। लेकिन जो सेल वॉल है वो ओनली प्लांट सेल में पाई जाती है, कहीं और नहीं मिलेगी। तो आपने कभी ऐसा सोचा है कि जो प्लांट हैं उनमें ही सेल वॉल क्यों पाई जाती है, एनिमल में क्यों नहीं पाई जाती? इसका रीज़न यही है कि जो एनिमल है, आपको पता है कि हम क्या है, एनिमल जो होते हैं मोटाइल होते हैं। ठीक है, यानी कि मूवमेंट कर सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं और अपनी प्रोटेक्शन खुद कर सकते हैं। लेकिन प्लांट जो है वो अपनी प्रोटेक्शन नहीं कर सकता है, इसीलिए नेचुरली उसे क्या है, एक सेल वॉल, एक प्रोटेक्शन के रूप में एक दीवार उसे ऑलरेडी नेचर ने दे रखा है। तो ये इसका काम क्या है, सेल वॉल जो है वो आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ होती है, और ये सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज क्या होता है, सेलुलोज एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है जो कि क्या करता है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। उसको एक स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, यानी कि उसको आप कह सकते हो उसको मजबूती देता है खड़े होने के लिए, ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। जब भी किसी लिविंग प्लांट सेल में वाटर का लॉस होता है तो सेल का श्रिंक होना एक प्रोसेस के द्वारा होता है। क्या कह रहा है कि जब भी किसी प्लांट सेल में, किसी लिविंग प्लांट सेल की बात करते हैं, अगर प्लांट सेल क्या है, लिविंग है, अगर हमने पत्ते को तोड़ दिया तो वो तो नॉन लिविंग हो जाएगा उस समय पर, तोड़ने के बाद, क्योंकि वो क्या है, पेड़ से अलग हो चुका है, तो अब वो सूख जाएगा। तो हमें क्या है, किसी भी एक लिविंग प्लांट सेल की बात कर रहे हैं, तो अगर कोई भी लिविंग प्लांट सेल है, उसके अंदर का वाटर अगर लॉस हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, मुरझा जाता है, श्रिंक हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है, ये एक प्रोसेस की वजह से होता है, और वाटर लॉस हो जाता है उसके अंदर, सेल वॉल से वाटर का लॉस होता है। इस प्रोसेस को प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। ये देखो, ये प्लाज्मोलाइसिस जो वर्ड है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। प्लाज्मो यानी कि प्लाज्मा, प्लाज्मा मतलब सेल, प्लाज्मा सेल के अंदर का मैट्रिक्स जो है, लिक्विड मटेरियल जो है वो प्लाज्मा, और लाइसिस, लाइसिस का मतलब होता है टूटना। ठीक है, या ख़त्म हो जाना। तो प्लाज्मा का ख़त्म हो जाना या टूट जाना, तो यहाँ पे इस प्रोसेस का नाम क्या है, प्लाज्मोलाइसिस, यानी प्लाज्मा का ख़त्म हो जाना।
यानी और जब सेल के अंदर से सपोज़ ये सेल है, सेल के अंदर क्या है जो लिक्विड है, अगर वो सब बाहर चला गया, ख़त्म हो गया, तो ये क्या हो जाएगी सेल, श्रिंक के छोटी हो जाएगी, श्रिंक होकर बिल्कुल पतली हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे कि पेड़ जो है बिना पानी, अगर हम उन्हें पानी नहीं देते हैं तो वो सूख जाते हैं, वो किस वजह से हो जाता है, प्लाज्मोलाइसिस की वजह से। ठीक है, और क्या होता है सेल वॉल में, सेल वॉल प्लांट को परमिट करता है फंगी और बैक्टीरिया से बचाने के लिए। जो सेल वॉल होती है एज अ प्रोटेक्शन के लिए भी होती है कि बाहर से आने वाले फंगी और बैक्टीरिया जो हैं उनसे भी बचाती है। सेल वॉल प्लांट सेल के इनर और आउटर प्रेशर को इक्वलाइज करती है। सेल के अंदर जो प्लाज्मा जो है वो अपना खुद का प्रेशर लगाती है, और अगर बाहर से भी वो किसी लिक्विड में है, किसी मैट्रिक्स में रखा हुआ है, तो मान लो वाटर के अंदर है प्लांट, तो बाहर का जो प्रेशर है वाटर का और उसके सेल के अंदर का जो प्रेशर है, उन दोनों को वो इक्वलाइज करती है। वरना क्या होगा, पानी जो है वो अगर प्लांट सेल के अंदर ज़्यादा भर गया तो प्लांट सेल क्या हो जाएंगी, फूल जाएंगी, और फूलने के बाद क्या हो जाएंगी, बर्स्ट हो जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता कि जब हम प्लांट को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पानी दे देते हैं तो फट नहीं जाती हैं, बर्स्ट नहीं हो जाती हैं। वो क्या हो जाती हैं, बस वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं वाटर को, लेकिन वो सेल वॉल की वजह से क्या हो जाता है, इक्वलाइज हो जाता है, वो उसको खुद ब खुद क्या कर लेता है, बराबर उसको कर लेता है, और जिसकी वजह से प्लांट सेल जो होती हैं वो बर्स्ट नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये काम करता है सेल वॉल। ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं सेल वॉल का। जो प्लांट सेल होते हैं वो क्यूबॉइडल शेप होती हैं, और ये डबल लेयर होती हैं, इस तरीके से बाहर की तरफ जुड़ी हुई होती हैं अलग से, जिन्हें एडजेसेंट सेल वॉल कहा जाता है। और अंदर की होती है ये वाली जो कि मेन सेल वॉल होती है। ठीक है, इस तरीके से डबल लेयर्ड होती है, और इसके साथ एडजेसेंट जुड़ी हुई अलग से सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो ये होता है सेल वॉल, सेल का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब उसके बाद हमारा तीसरा था न्यूक्लियस। दो हम पढ़ चुके हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, और तीसरा है न्यूक्लियस। ये मेन तीन ही कंपोनेंट होते हैं किसी भी सेल में। उसके बाद बाकी जो ऑर्गेनेले होते हैं वो सब में प्रेजेंट होते हैं और अलग अलग होते हैं, तो वो छोटे छोटे होते हैं। मेन तीन यही कंपोनेंट होते हैं। तो लास्ट हमारा कंपोनेंट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जिसे हम हिंदी में केंद्रक भी कहते हैं। होता क्या है, न्यूक्लियस हैज़ अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस में डबल लेयर कवरिंग होती है जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। इसकी मेम्ब्रेन को, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वैसे ही न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। और इसकी मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं जो कि मटेरियल को ट्रांसफ़र करते हैं न्यूक्लियस के अंदर और बाहर। ठीक है, जैसे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कुछ ही सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होती है, उसी तरीके से न्यूक्लियस के जो मेम्ब्रेन होती है वो भी क्या होती है, परमेबल होती है, वो भी कुछ ही चीज़ों को परमिट करती है। ये उसके बाद क्या होता है, रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिन्हें क्रोमोसोम्स कहा जाता है। क्रोमोसोम्स में इंफॉर्मेशन होती है, वो भी डीएनए की फॉर्म में होती है, और वो किस लिए होती है, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, वो कैरेक्टर जो कि इनहेरिट हुए हैं, यानी कि वंशानुगत हुए हैं और आए हैं। ठीक है, आए हैं मतलब कहाँ से, हमारे पेरेंट्स से। पेरेंट्स से बच्चों को मिलने वाले जो भी कैरेक्टर होते हैं उन कैरेक्टर्स को हम इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर कहते हैं, यानी कैरेक्टर्स का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आना। तो ये किसकी वजह से हो पाता है, ये कैरेक्टर्स किसके कहाँ से आते हैं, डीएनए से, और डीएनए कहाँ होता है, क्रोमोसोम पे। तो कंपोज डीएनए एंड प्रोटीन, जो क्रोमोसोम्स होता है, सॉरी न्यूक्लियस जो होता है वो डीएनए और प्रोटीन होता है उसके अंदर। डीएनए में कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होती हैं सेल को कंस्ट्रक्ट और ऑर्गेनाइज करने के लिए। डीएनए में क्या होती हैं, ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होती हैं ताकि वो सेल को क्या कर सके, बना सके, उसको ऑर्गेनाइज कर सके। और डीएनए के इस पार्ट को क्रोमैटिन मटेरियल कहा जाता है। कौन से पार्ट को, जिसमें ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होती है। डीएनए क्या होता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। आपने ये सुना होगा, हमेशा अक्सर सुना होगा कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कुछ ज़रूरी कहीं कहीं पे वो कोडिंग होती है उसमें डीएनए के अंदर, और उस कोडिंग में कुछ इन्फॉर्मेशंस होती हैं कैरेक्टर्स इनहेरिटेंस के लिए। उन कैरेक्टर्स को और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन का जो पार्ट है उस पार्ट को क्रोमैटिन मटेरियल कहा जाता है। ठीक है,
और जो क्रोमैटिन मटेरियल होते हैं ये आपस में एक धागे की तरह गुथे हुए होते हैं, जैसे इस तरीके से रील होती है उस तरीके से आपस में बिल्कुल बंधे हुए होते हैं। और जब भी सेल में डिवीज़न होता है तब ये क्रोमोसोम में ऑर्गेनाइज हो जाता है। जो क्रोमैटिन मटेरियल होते हैं वो इस तरीके से धागे की तरह होते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। और जब डिवीज़न होता है तो क्रोमोसोम जो होते हैं वो अलग शेप्स में, जैसे एक्स और वाई के शेप में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, न्यूक्लियस प्ले अ सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। न्यूक्लियस का काम क्या होता है, सेंट्रल रोल प्ले करता है, बहुत बड़ा योगदान होता है इसका, किसमें, सेलुलर रिप्रोडक्शन में, सेल की रिप्रोडक्शन में। उसके बाद नेक्स्ट है, इन बैक्टीरिया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, एब्सेंट होती है। इस तरह के अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन में बहुत सारे न्यूक्लिक एसिड होते हैं जिसे न्यूक्लियोइड कहा जाता है। कौन से अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन, कौन सा, जिसमें कि क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, वो वाला रीजन, यानी कि जितना भी उसका जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, न्यूक्लियर रीजन का जो जेनेटिक मटेरियल है वो सारा क्या होता है, उसमें न्यूक्लिक एसिड होता है उसमें बहुत सारे, और उस न्यूक्लिक एसिड को क्या कहते हैं हम, न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं बैक्टीरिया का। ये क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल होती है बैक्टीरिया, यानी कि प्रोकैरियोटिक हम पहले देख चुके हैं फर्स्ट पार्ट में कि प्रोकैरियोटिक होता क्या है, जिसमें जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड नहीं होता, यानी कि मेम्ब्रेन नहीं होती। जिस तरीके से जो मेम्ब्रेन होती है यूकैरियोटिक में वो नहीं होती, ये इस तरीके से फैला हुआ होता है इसका जेनेटिक मटेरियल, और इसमें बहुत सारे न्यूक्लिक एसिड होते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोइड कहा जाता है। इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और ये यूकैरियोटिक सेल में भी होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसमें, और क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो बैक्टीरिया है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो ये इसका न्यूक्लियोइड है, ठीक है। और जो बैक्टीरिया है वो क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, इसीलिए उसके अंदर एक ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। उस न्यूक्लियर रीजन को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोइड कहा जाता है। तो ये था हमारा सेल के कंपोनेंट, मेन कंपोनेंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल और न्यूक्लियस। इसके बाकी के ऑर्गेनेले हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, और सब्सक्राइब कर लें इसके आगे के पार्ट के लिए। थैंक यू।